हेलो 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 बेटा, I'm audible? हाँ बेटा, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल भी हम लोग मिल रहे हैं बेटा। जो बच्चे बायोमोलिक्यूल का रिवीजन करना चाह रहे हैं तो वो सारे के सारे कल 5 बजे आ रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ चैप्टर से स्टार्ट किए हैं तो उनको बायोमोलिक्यूल प्रॉपर बेसिक से करना है, तो कल 5 बजे मैं बायोमोलिक्यूल को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। मतलब एकदम कुछ छोड़ूंगा नहीं, एनसीईआरटी की एक लाइन कवर करते हुए। बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि 3 से 3.5 घंटे के अंदर बायोमोलिक्यूल की आपकी मास्टरी हो जाए, ठीक है। यस, 3 साढ़े 3 घंटे। अगर 5 बजे चालू करूंगा तो मान के चलो 8:30 बजे तक, 8:30, 3 साढ़े 3, हाँ, 8:30, मैक्स टू मैक्स 9, 9 तो नहीं बजने दूंगा, ठीक है। या बीच में थोड़ा सा गैप लूंगा मैं, क्योंकि कमर की वजह से। तो मैक्स टू मैक्स 8:30 9 तक मैं बायोमोलिक्यूल की विद प्रैक्टिस, मतलब जबरदस्त तरीके से करा दूंगा, ठीक है। तो याद रखना, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं मुझसे बायोमोलिक्यूल वो रिवीजन करेंगे। कल छुट्टी का दिन है, मस्ती करना, कोई क्लास नहीं होगी आपकी, बस बायोमोलिक्यूल की होगी। और जो बच्चे जिन्होंने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, या मंथन में बाद में ज्वाइन किया है, तो उनको बायोमोलिक्यूल कल करना कंपलसरी है, ठीक है। वाईटी पर होगा, कल शाम 5 बजे होगा। बायोमोलिक्यूल होगा, बेसिक से होगा, टॉप लेवल पर होगा, एकदम मास्टरी होगी, ठीक है। कल शाम 5 बजे, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, ठीक है। नहीं नहीं, 10 तक सीरीज अभी बंद नहीं है, वो कंटिन्यू होगा। आप ही लोग इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे थे, ठीक है। तो सिस्टम की तरफ से ये था कि सर उस सीरीज को स्टार्ट करो जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें थोड़ा सा। मैंने कहा था ना, वाईटी काम करता है अलग तरीके से। वाईटी पर आप कोई भी सीरीज तभी रन कर सकते हो जब उसके व्यूज थोड़े अच्छे से हो, ठीक है। अब आपको लगता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, वो अभी समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं अभी स्टार्ट करूंगा, वैसे इसको एक बार एक ट्राई और मारूंगा। अगर बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट लिया तो 10 तक सीरीज तो मैं पूरी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट वो डिपेंड आप लोगों पे करता है, वाईटी बच्चों पर डिपेंड करती है, ठीक है। बैच टीचर पर डिपेंड करता है। बैच के अंदर आ गए तो यहाँ तो पूरा फुल फ्लैश में पढ़ाऊंगा, आप पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ो, ठीक है। हाँ, तरुण सर मंडे से क्लास लेंगे, मेरी बात हो गई, ठीक है। वो आज ले रहे थे बट बाद में कॉल आया कि सर थोड़ा सा, हाँ, आज आप और लेना, ठीक है। तो आज मैं ले रहा हूँ, कल छुट्टी है आपकी तो कोई दिक्कत है नहीं, संडे है। तो मंडे से सेम वही पैटर्न चलेगा, वही सेम टाइम पर जैसे चल रहा था। हाँ, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तरुण तरुण सर ले रहे हैं, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं ले रहा हूँ। टाइम वही रहेगा, 1 बजे से आपका, ठीक है। चलो, तेरे आने से काम नहीं चलेगा, मतलब रीच होने से काम चलेगा, ठीक है। ठीक है, मैं कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है। ब्रीदिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो बच्चे सर्कुलेशन से आ रहे हैं वो ब्रीदिंग 10 तक वाली सीरीज से कवर कर लेंगे। मैं आधा घंटे के अंदर 10-10 मिनट के 3 सेशन लूंगा। 10 मैं बोलता हूँ, 12-15 भी हो जाता है। अब बहुत परफेक्टली कराता हूँ उसके अंदर, आप देखना सीरीज को, मतलब आपको मजा आएगा। बट कल अभी हम मिल रहे हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर, क्योंकि बायोमोलिक्यूल मतलब परफेक्ट करना है, केमिस्ट्री में भी है और इधर भी है, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल कल परफेक्शन होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट देख लो, आज कितना हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, एनसीईआरटी हम पूरी करेंगे। आज मैं लॉजिकल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। हाँ, तो बीच बीच में मैं लॉजिकल क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा जो ब्रेन को बढ़िया करेंगे। और साथ में नीट पैटर्न के होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है। अब चलो, आज हम देखो सबसे पहले आरबीसी करा चुका हूं, रिवीजन कराता हूं। डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन क्वेश्चन 100% आता ही आता है डब्ल्यूबीसी से। फिर प्लेटलेट्स कवर कराऊंगा। ब्लड क्लॉटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। यानी आज का जो सेशन चलेगा इससे क्वेश्चन मान के चलो आप। चलो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं बेटा, इसको स्कैन करके एक फॉर्म आएगा, उसको फिल कर लेना, इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो आपके बैच का टेलीग्राम है। रिवीजन की बात करते हैं, तो रिवीजन में मैंने चैप्टर स्टार्ट करा दिया था, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, मैं स्टार्टिंग से करा दे रहा हूं। इसमें आपको बॉडी फ्लूइड पढ़ना है, ब्लड और लिम्फ। इसमें आपको सर्कुलेटरी पाथवे यानी ब्लड वेसल्स पढ़नी है, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, पोर्टल सिस्टम, और पंपिंग डिवाइस पढ़नी है, हार्ट। तो पहले मैं ब्लड की बात करता हूं।
अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो मैंने बताया था ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आज सारे बच्चे ध्यान रखना, अब आपको टाइम भी मिल रहा है क्योंकि मेरी क्लास आएगी अब थर्सडे को। जितना मैं आज करा दूंगा, यहां तक नीट एडवांस के क्वेश्चन सारे बच्चे करके आएंगे। यस, आज आपका नीट एडवांस का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी कनेक्टिव टिश्यू है, ओरिजिन मेजोडर्मल होता है। वॉल्यूम मैंने आता था मेल में 5 लीटर, फीमेल में 4.5 लीटर। और दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक इंट्रा और एक एक्स्ट्रा। सेल के अंदर होगा और एक सेल के बाहर होगा। सेल के बाहर जितना भी होगा, ब्लड होगा, लिम्फ होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा, जॉइंट्स के अंदर होता है, एटसेट्रा। जिसमें सबको मिलाकर के 15 लीटर, ब्लड अकेला 33% है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। हमारी आर्टरी जहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, 7.4, पर जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पीएच थोड़ी कम होगी, 7.2। कम क्यों होगी? इसलिए होगी जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा CO2 ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। जहां CO2 ज्यादा होता है वहां HN ज्यादा होते हैं, और HN ज्यादा होंगे पीएच कम हो जाएगा, HN कम होंगे पीएच बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात। फिर मैंने बात की थी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड दो चीजों के मिलने से बनता है, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। प्लाज्मा 55%, 45%, इसमें वाटर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। 90 से 92% वाटर होता है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट की बात, अच्छा, 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और 8 to 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एनसीईआरटी में वाटर दे रखा है और प्रोटीन दे रखी है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं, ये सीक्वेंस याद रखो, बस ये काम की है। ठीक है, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बस सबसे ज्यादा क्लोराइड होते हैं कहां पर? ठीक है, हाँ, प्लाज्मा के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मैंने बात की थी प्रोटीन की। ये एनसीईआरटी में दे रखा है 6 to 8% अकेले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, हाँ भाई, इसमें अकेले प्रोटीन इतने परसेंट है। एल्बुमिन की बात करता हूं भाई, 3 बात ध्यान रखनी है। प्रोटीन कैसी है? छोटी है, बड़ी है, और कहां बनती है और क्या करती है? तो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है। लीवर में बनती है, ये भी लीवर बनती है। ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, पर ये दोनों प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। ग्लोबुलिन 3 टाइप की बताई थी, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अल्फा और बीटा ये दोनों लिवर में ही बनती हैं। बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन और मिनरल्स उसमें हेल्प करती हैं। जबकि गामा ग्लोबुलिन की बात करते हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, या एंटीबॉडी बोल सकते हो। अभी 12th में मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाऊंगा, वहां पूरा चैप्टर, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है इसका। ठीक है, ये कहां बनती है? ये बनती है किसके थ्रू? आप बोलोगे प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? इट इज एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट, इट इज अ टाइप्स ऑफ WBC। ठीक है, कहां होती है? लिम्फेटिक सिस्टम में भर भर के होती हैं, यानी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन लिम्फेटिक सिस्टम में भर भर के होता है, बहुत ज्यादा होता है। फंक्शन क्या होता है एंटीबॉडी का? प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन या डिफेंस का काम करती है। सिंपल सी बात है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? हाँ, 15 लीटर। 15 लीटर मीन्स, रिपीट प्लीज सर, कौन है? अनु बेटा, 15 लीटर मतलब 15 लीटर। यस, 15 लीटर की एक टंकी भर जाएगी, इतना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जिसमें 5 लीटर अकेला ब्लड होता है। खुश रहे बेटा, खुश रहे। हाँ, अब बताओ। क्लियर? ओके। समझता बेटा, अभी जब तक रिटन में नहीं आ जाता, ठीक है, गवर्नमेंट रिटन में क्लियर नहीं कर देती कि एग्जाम सीबीटी मोड में होगा या पेन पेंसिल मोड में होगा, तब तक आप मत मानना। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तब तक कुछ मत मानना, क्योंकि वाईटी सिर्फ व्यू के लिए होती है, व्यूज के लिए होती है सिर्फ, समझे? हाँ, तो मतलब मैं थोड़ा सा उस चीज को नहीं फॉलो करता। हाँ, जब तक बेटा, क्योंकि मतलब अब समझदार बनना पड़ेगा, जब तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर देती। हाँ, जिस दिन मैं बताऊंगा आपको, मतलब मैं बता दूंगा, जिस दिन मुझको एकदम पक्का हो जाएगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, मैं आपको सब जगह बता दूंगा। ठीक है बेटा? हाँ, अभी रुक जा, अभी पेन पेंसिल से ही है। ठीक है, अभी देखो, ये तो अनुमान लगा रहे हैं हम, पेन पेंसिल से है, ये अनुमान है। रिटन में अभी डिक्लेरेशन नहीं दिया।
मंथन इन्फिनिटी में अपडेट करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा बेटा, तो लिंक के थ्रू आप कर सकते हो। सबके पास लिंक जा रहा है वैसे, मैसेज की फॉर्म में भी और व्हाट्सएप की फॉर्म में भी, तो आप उससे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब पेंसिल नहीं, पेंसिल मतलब होता है पेन वाले मोड जो होता है, पेंसिल अब यूज नहीं होती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल सबको पता है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 यानी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिया की मैं बात करता हूं तो यूरिया 20 से 40 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड या डेसीलीटर, तो एक ही बात है, ठीक, कुछ बोल सकते हो, ठीक है। यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो यूरीमिया हो जाता है, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा अभी, इसको यूरीमिया बोलते हैं। और ब्लड में हॉर्मोन्स भी होते हैं एटसेट्रा, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए। अब आ जाओ उसके अलावा कुछ नोटेबल पॉइंट बताए थे। मैंने कहा था एक फनल में आप ब्लड भर लो, फनल में क्या भर लो, ब्लड। आपने ब्लड ले लिया, अब ब्लड को फिल्टर कर रहे हो, ब्लड सेल्स ऊपर रह गए तो नीचे क्या बचेगा, प्लाज्मा। सेल्स कितना परसेंट होते हैं, 45% सेल्स होते हैं। प्लाज्मा कितना बच गया, 55% प्लाज्मा बच गया। क्लियर है? हाँ। अगर प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लो, प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो, सीरम बच जाएगा, येलो कलर का होता है। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड है। तो लिख भी दिया है भाई, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दो, प्लाज्मा बचेगा। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लिम्फ जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, अगर आप ब्लड में से 3 चीजें निकाल दो, आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोफेज, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, टिश्यू फ्लूइड कहलाएगा, इसको लिम्फ बोलते हैं, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। कलरलेस होता है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन्स नहीं होते। चलो ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। अब मैंने एरेथ्रोसाइट स्टार्ट कर दिए थे, खत्म भी कर दिए थे, आज डब्ल्यूबीसी कराऊंगा। भाई रेड सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर इनके नंबर की बात करता हूं, 5.5 मिलियन पर एम एम क्यू, यस, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर एम एम क्यू, 5 से लेकर के, ठीक है, पूरा लिख देता हूं, 5 से लेकर के 5.5, 5 टू 5.5, मतलब 5.5 पे ध्यान रखना, मिलियन पर एम एम क्यू। 1 mm क्यू में इतने इतने आरबीसी होते हैं। भाई इनका शेप कैसा होगा, बाइकॉनकेव होगा, पर इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स नहीं होंगे। भाई न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करना है। बाइकॉनकेव क्यों होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो पाए। अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर देखोगे, डायमीटर 7.5 से 8 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। अंदर क्या भरा होता है, अंदर ना तो उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स होंगे, ना न्यूक्लियस होगा, सिर्फ हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होंगे। कितने, 280 मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका मतलब इसमें कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में भी कैटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, मतलब ग्लाइकोलिसिस मिलेगी एनारोबिक कंडीशन में चलाने के लिए, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ध्यान रखना है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर एब्सेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां दे रखा है 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, और यहां दे रखा है 12 से 16 ग्राम, बात एक ही है, इसी के बीच में 15 आता है, ठीक है, और ये याद रखना है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के मिलने से बनता है 4 और 96%। इसके अंदर आयरन और पोर्फिरिन रिंग्स होते हैं, इसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती हैं, जिसमें 141 अमाइनो एसिड, 146 अमाइनो एसिड होते हैं। ऑक्सीजन हमेशा हीम से बाइंड करता है, CO2 हमेशा ग्लोबिन से बाइंड करता है, प्रोटीन से करता है, हीम में भी आयरन से करता है, और यहां पर भी ये किससे करता है, NH2 ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एराथ्रोपोइसिस कहते हैं। भाई एक छोटा सा एम्ब्रियो होगा, तो एम्ब्रियो का मतलब इनिशियल फेज में ऑर्गन तो बने नहीं होंगे, पर एक थैला बन जाता है उसके अंदर, जिसको हम योग सैक बोलते हैं। इसमें स्टेम सेल्स होते हैं जो आरबीसी बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। पर जब इसमें ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे लीवर बन गया, स्प्लीन बन गया, फिर स्टेम सेल्स यहां ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। स्प्लीन स्टमक के नीचे होता है। कब तक, जब तक कि रेड बोन मैरो ना बन जाए, ठीक है। रेड बोन मैरो कहां होता है, बोन के हेड में होता है, लॉन्ग बोन के हेड में, उसमें स्टेम सेल्स पहुंच जाते हैं, यही वाले स्टेम सेल्स। इन्हीं से रेथ्रोब्लास्ट, लीकोब्लास्ट और मेगा कैरियोसाइट, मेगा मतलब बहुत बड़ा न्यूक्लियस जिनका होता है, इनसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इनसे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है।
लाइफ स्पेन कितनी होती है आरबीसी की? 120 दिन होती है। 120 दिन बाद क्या होगा भाई? आरबीसी टूटेगी। ठीक है भाई, जैसे आरबीसी कहाँ टूटती है भाई? मैक्रोफेज कहाँ होते हैं? स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कब गहा, ठीक है। तो ये आरबीसी टूटेगी हीम और ग्लोबिन के अंदर, ये लिवर में चले जाएंगे। लिवर के अंदर ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर जो आयरन है वो भी अपने लिवर में स्टोर हो जाएगा, बचेगा क्या? पोरफिरिन रिंग। तो लिवर इनको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? बाइल के अंदर। बाइल में भी स्पेशली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, जो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनते किससे? इन पोरफिरिन रिंग के ब्रेक डाउन से इनका फॉर्मेशन होता है, जो बाइल को बनाने का काम करता है। और आज चालू करूंगा WBC। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारे क्या कोई डाउट है? सर तब हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो? पूरी बात लिखा करो। हाँ पूरी बात लिखो, क्या कहना चाह रहे हो? यहां तक किसी को कोई डाउट? जो बच्चा आज नया ज्वाइन किया हो या कोई भी ऐसा बच्चा? कुछ भी डाउट? मैं तुम्हारे लाइव देख रहा हूं, तुम्हारे सारे कमेंट पूछ सकते हो। सर सिंपल बहुत हो रहा। बाइल क्या है? बाइल नहीं पता? चलो बताता हूं मैं। पिछले साल के नोट्स में एडिशन और डिलीशन कर लो बस। किसका फंक्शन? किसका फंक्शन पूछ रहे हो? फंक्शन पूछो ना, पूरी पूरी बात लिखो, मैं जरूर देखता हूं। तुम्हारा जो टेस्ट होगा उसमें पूरा ब्रीदिंग आएगा। अब जो आप अगले टेस्ट होगा ब्रीदिंग पूरा आएगा। बेटा न्यू बॉर्न को जॉन्डिस क्यों होता है? कल बताया तो था शिवानी बेटा मैंने, कि न्यू बॉर्न का हीमोग्लोबिन अलग होता है, और जन्म न्यू बॉर्न का नहीं, एम्ब्रियो एम्ब्रियो का, और जन्म के बाद हीमोग्लोबिन चेंज होता है। तो हीमोग्लोबिन चेंज होने का मतलब है तेजी से ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होगा। और जब तेजी से हीमोग्लोबिन चेंज होगा तो तेजी से क्या ज्यादा बनेगा? बिलिरुबिन बिलिवर्डिन। कल ही तो बताया ना मैंने, कल तो मैंने बताया था। भाई जितनी तेजी से आरबीसी टूटेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो जॉन्डिस हो जाएगी। तो इसलिए हर न्यू बॉर्न बेबी को जॉन्डिस होता है ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। किसी में हंसता खेलता होता है, किसी में सीवियर हो जाता है। इतनी सी बात है। ठीक है, बड़े ढंग से तुम्हारे, बस मेरी आंखें थोड़ी सी मतलब गड़बड़ हो गई है, इतनी दूर से तुम्हारे कमेंट ढंग से नहीं देख पाता मैं, तो पास जाके देखने पड़ते हैं। बाद बाकी का तो तुम्हारे कोशिश करता हूँ सारे डाउट ले लूं मैं। मैंने क्या लिखा था? सभी मैमल्स थोड़ी लिखा था। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? तुम यार, तुम इसका मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनते नहीं हो, तभी दुख होता है बहुत ज्यादा। क्या लिखा है? इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आरबीसी आर बाइकॉनकेव विदाउट न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द मैमल्स यानी मैक्सिमम मैमल्स में ये प्रोसेस होती है। कुछ मैमल्स एक्सेप्शनल केस हैं जहां न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे लांबा हो गया, लद्दाख में रहता है। जैसे कैमल हो गया, पर ये थोड़ी तुमसे पूछेंगे। ठीक है, हर चीज तुम्हारी, तुमने इसका मतलब जो चीज मैं लेक्चर में करा चुका हूं तुम वो पूछोगे तो यार इससे तो मुझे तुम पर डाउट होगा। हाँ बेटा, स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। ब्लड बैंक कैसे है? अरे यार तुम इसका मतलब कल तुमने पढ़े ही नहीं हो। तुम इसका मतलब कल की क्लास में तुम सोए हो, आज जागृत हुई हो। भाई ये ब्लड बैंक इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था छोटी सी स्प्लीन है, यहां बहुत कम जगह के अंदर आरबीसी कंडेंस फॉर्म में है। कंडेंस का मतलब है बहुत कंडेंस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, हाँ, बहुत, जैसे आप जैसे मानो ब्लड के अंदर आरबीसी धीरे धीरे फ्लोट करते हैं, तब उनका 5.5 मिलियन होता है। यहाँ क्या किया
कि आरबीसी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंडेंस फॉर्म में है, सो इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्रोफेज बैठे होते हैं, उन कंडेंस, क्योंकि यहाँ जैसे जल्लाद है ये, ठीक है, जल्लाद बैठे, रास्ता है, तुम यहीं से निकलोगे, ठीक है। अब जल्लाद उनको निकलने देंगे जो सही होंगे, पर उनकी आइडेंटिटी में टाइम लगता है। तो वहां देखा वो टोल पर भीड़ लग जाती है, टोल पर कंडेंस हो जाती है पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि टोल पर एक साथ नहीं निकल सकते, एक एक करके गाड़ी निकलेगी। तो ये जल्लाद बैठे हैं, ये आरबीसी को धीरे धीरे जाने देंगे, तो वहां पर आरबीसी डेंस हो जाती हैं। सो इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, क्योंकि यहाँ स्टोरेज बहुत ज्यादा है आरबीसी का कंडेंस फॉर्म के अंदर। और ये जो मैक्रोफेज हैं, जल्लाद जो है, ये धीरे धीरे आरबीसी को आइडेंटिफाई करके ही जाने देंगे, ठीक है। जिनका साइज एंड शेप बिगड़ा हुआ होगा उनको उठा के धर लेंगे। नहीं आया क्या? तभी तो कहता हूं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से किया करो, टहला करो, ठीक है। अब जो तुम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना बच्चे, उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। चाहे वो मैं नीट की बात नहीं कर रहा, नीट, जेई, सिविल, मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और बच्चों से भी बात की मैंने, बच्चों के अंदर एक बड़ी कॉमन चीजें आ रही हैं, ठीक है। सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है, बैक पेन की, ठीक है। उनके अंदर मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी आ रही है, हड्डियों की दिक्कत आ रही है, थकावट से रहती है बच्चों के अंदर, आंखें उनकी जा रही हैं, ठीक है। साथ में देखा होगा ना, मतलब एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन उनके दिमाग में बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे मतलब मैं कहता हूँ, तभी तो कहता हूँ मैं कि अच्छा परफॉर्म वो बच्चा कर रहा है जो खेलता है, गेम खेलता है, दौड़ता है, भागता है, चिंता नहीं करता होगा, देखा जाएगा वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हर समय कमरे में घुसे रहोगे, बंद रखोगे अपने को, तो समस्याएं हो जाएंगी। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी चाहिए, और अच्छी परफॉर्मेंस तब आती है जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, आपकी फिजिकल अच्छी हो, आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रॉपर हो रही हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, ठीक है। वो बच्चा 10 घंटे पढ़ के भी शायद उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा, आप 2 घंटे में उतना आउटपुट दे पाओगे अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हो तो। समझे? सर ये सब मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, तो तेरे साथ हो रहा है ना, तो यही चीज बता रहा हूं मैं। लिवर की समस्या हो रही है बच्चों के संग, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बैकबोन, न्यूरॉन्स। एक तो तुम्हें ये नहीं पता पढ़ना कैसे होता है, ठीक है। चलो मैं कभी तसल्ली में बात करूंगा, अभी तो एक आज टारगेट पूरा करा दूं मैं। चलो अब बात करते हैं ल्यूकोसाइड। ल्यूको माने क्या होता है? व्हाइट। साइट माने क्या होता है? सेल, मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। दो तीन चीजें याद रखनी है आपको। ल्यूको मतलब व्हाइट, साइट मतलब सेल। डब्ल्यूबीसी, दो तीन चीजें क्या याद रखनी है, इनका नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। जरा बताओ डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होता है? थाउजेंड्स में होता है, लैक्स और मिलियंस में नहीं होता, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 7 to 6 to 8, मतलब अप्रोक्सीमेटली मिडिल वैल्यू 6 to 8। अच्छा पूरा लिख दूं मैं, 6000 से 8000 पर MMQ। बोल सोचो, मिलियंस में या थाउजेंड्स में, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, मिडिल वैल्यू याद रखो इसकी 7000 पर MMQ, ठीक है, ये याद रखना है। अगला तुम ऐसे याद रख सकते हो, दो टर्म आते हैं। एक टर्म है, देखो डब्ल्यूबीसी काउंट देखा होगा आपने, जब लोग कोई अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स 7000 रुपए, 6 से 8, हाँ बिल्कुल 6 to 8,000 या 7,000, एक ही बात है, एक ही बात है बेटा, एक ही तो बात है, क्या करते हो। चलो एक ही बात है। चलो मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई किसी को इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के टाइम पर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है घटता है, जरा बताओ। किसी को कोई भी इन्फेक्शन होता है तो तुम ब्लड,
काउंट चेक कराने जाते हो, मतलब ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी काउंट चेक कराने जाते हो, उस समय डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? डब्ल्यूबीसी आपके सोल्जर्स हैं। अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कोई पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है, तो सोल्जर्स का नंबर ब्लड में बढ़ जाएगा। होते कहां पर है भाई? लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे दिखा देता हूं मैं। ये कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरी। ये मान लो आपकी बॉडी का वो पार्ट है, स्किन है, जहां पर, ठीक है, स्किन है। स्किन क्या हुई है? ब्रेक हुई है। स्किन के ब्रेक होने से क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, ब्लड। और जैसे ब्लड यहाँ पर ब्रेकेज से निकलेगा, तो मौका पा करके यहाँ पैथोजन की एंट्री हो जाएगी, ये बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे। बस, ठीक है, ये एंटर करके, ठीक है। और यहां पर क्या है? भाई ये व्हाइट कलर का क्या होगा? लिम्फ। यहां नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होता है, और डब्ल्यूबीसी लिम्फ से कहां जाते हैं? ब्लड में जाते हैं भाई, लिम्फ ब्लड में मिलता है, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है। जब भी इंफेक्शन होगा तो लिम्फ से, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? डब्ल्यू बी सी ज्यादा होते हैं। यहां जब डब्ल्यूसी आता है तो यहां से मूव करना चालू कर देते हैं, यानी इंक्रीज ब्लड डब्ल्यूबीसी काउंट। और ये डब्ल्यूबीसी यहां से चिपक जाते हैं, चिपक गए, यहां से चिपक गए, ये अटैच हो गए इसकी वॉल से, और धीरे से मौका पा करके ये कहां चले जाते हैं? ये सिस्टम के अंदर, ये चले गए, ये चले गए, और यहां जाकर के इन सेल को पकड़ पकड़ के खाना चालू कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया को। तो ये प्रोसेस होती है। तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मली कम होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस यानी इंक्रीज डब्ल्यू बी सी काउंट, increase WBC count during infection, during infection। ये WBC काउंट बढ़ रहा है इन्फेक्शन के टाइम पर, इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। कहते हैं टीएलसी डीएलसी चेक करा के आओ, अगर आपका WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो कहते हैं तुम्हारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, इन इन्फेक्टिव एजेंट बॉडी में एंटर कर चुका है, ठीक है। एक टर्म और पूछा जाता है, आपने सुना होगा ल्यूकेमिया। यस, ल्यूकेमिया, मैं लिख देता हूं। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है? इसमें भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। पर इस बार जो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं बढ़ रहा, ड्यूरिंग ब्लड कैंसर, ड्यूरिंग ब्लड कैंसर।
ब्लड कैंसर के टाइम पर अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है तो ल्यूकेमिया, और इन्फेक्शन के टाइम पर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है तो ल्यूकोसाइटोसिस। और यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो अमीबा की तरह मटकते हुए, अमीबा की तरह मटकते हुए, अमीबा की तरह मटक मटक के जाते हैं यहाँ तक। इसी को बोलते हैं डायपेडेसिस। डाय डायपेडेसिस, अमीबॉडल मूवमेंट। अमीबॉडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या कहलाता है? डायपेडेसिस। अमीबॉडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या कहलाता है? डायपेडेसिस। अब बताओ आई या नहीं आई? हाँ बेटा, ब्लड कैंसर में सिर्फ डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा, अनकंट्रोल डिवीजन हो जाएगी डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी काउंट बढ़ नहीं सकता क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटिलेट्स काउंट बढ़ नहीं सकता क्योंकि प्लेटिलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। समझ रहे हो? हाँ बेटा, मैक्रोफेज तो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ना। वो आरबीसी क्यों? भाई मैक्रोफेज बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, गंदगी को खाने का काम करते हैं। गंदगी का मतलब है या तो बाहर से कोई चीज आ जाए, बैक्टीरिया पकड़ के खा जाएंगे। आपकी सेल बूढ़ी हो चुकी है, वो गंदगी है उनके लिए, बॉडी के लिए। अगर वो बॉडी में रहेंगी तो बॉडी को सड़ा देंगी, तो उसको खा जाएंगी। बॉडी में अगर कैंसर पैदा हो जाता है तो उसको खाने का काम भी मैक्रोफेज करते हैं। पर मैक्रोफेज कब खाएंगे कैंसर को? भाई जैसे आप हो, आपको मैं मेवाएं दे रहा हूं खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया चीजें दे रहा हूं, फिर तुमसे कहूं तुम करेले का जूस पी लो, तुम पी लोगे? नहीं पियोगे भाई। तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिल रही हैं, ठीक है, तुम्हें पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है भैया, चॉकलेट मिल रही है, क्या क्या खाते हो तुम, दिन भर खाते हो, तो तुम कभी करेले का जूस नहीं पियोगे। अगर तुम्हें 4 दिन भूखा छोड़ा जाए, समझ रहे हो? हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा, जब कुछ नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो लोग अपना पेशाब खुद का पी लेते हैं, जिंदा जानवर को पकड़ के खा जाते हैं। समझ में आ गया? उस समय कहीं से पेड़ की पत्तियां मिल जाएं तो उसको उठा के खा जाएंगे, कुछ भी खा जाएंगे। यही तो बॉडी में हो रहा है। बॉडी में तुम फास्टिंग करो, 2-3 दिन की फास्टिंग करो, देखो तुम्हारे बॉडी में कोई चीज बच जाए, कैंसर सेल को पकड़ पकड़ के खा जाएंगे ये मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम ही क्या होता है ना, जो भी अनवांटेड सेल है जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को, उसको पकड़ के खा जाना। पर वो तब खाएगी ना जब तुम उसको, समझ रहे हो, कुछ और खाने को ना दो। अब तुम क्या करते हो भैया, खूब देने में लगे हो उसको, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हो। अब समझ में आ रही है मेरी बात? तो ठीक है। अब जब इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट कैसा भी? चलो बहुत बढ़िया, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। भाई डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, ये ध्यान रखना है आपको। ए मतलब एब्सेंट, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ए मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। ग्रेन्यूल्स यानी ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में नहीं है, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्युलोसाइट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स, यहां से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब समझना, इनको क्लासिफाई कर रहा हूं।
लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इनको क्लासिफाई करेंगे इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। डायग्रामेटिकली भी बनाऊंगा उस चीज को मैं। ये साइज में सबसे छोटे होते हैं लिम्फोसाइट। अच्छा, तो लिख भी देता हूं इनका नाम। तो यहां तो बात करूंगा मैं लिम्फोसाइट। यहां बात करूंगा मोनोसाइट्स। यहां बात करूंगा इओसिनोफिल्स। यहां बात करूंगा बैसोफिल्स। यहां बात करूंगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ठीक है। यहां बात करेंगे इनका साइज ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, बराबर साइज के होते हैं तीनों। अब न्यूक्लियस ध्यान से देखना, यहां पर ओवल शेप, सिंपल ओवल शेप का न्यूक्लियस होगा। यहां किडनी शेप न्यूक्लियस होगा, किडनी शेप। यहां बाय लोब न्यूक्लियस है, लाइक अ हेडफोन। यहां पर एस शेप, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होगा। एस शेप मतलब ट्राइलोब्ड, एस शेप मतलब ट्राइलोब्ड। यहां मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, मल्टी लोब। एक लोब, दो लोब, तीन लोब, मैं चार दिखा देता हूं। मिनिमम 4 से लेकर के 7 तक लोब हो सकते हैं। अब ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, तो इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स मिलने वाले हैं। यस, साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूलोसाइट। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलने वाले हैं, साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स। जबकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसलिए इनको ए ग्रेन्युलो बोला, उनको ग्रेन्युलो बोला। अब साइज की बात कर लेते हैं, साइज की। सबसे छोटा साइज इनका होगा मात्र 8 माइक्रोमीटर। जबकि मोनोसाइट की बात करता हूं, सबसे बड़ा होगा 18। ये तीनों बराबर क्या होंगे? 10, 10, 10। ठीक है भाई, इसको पहचान सकते हो, सबसे छोटा है, इसको बड़ा है, ये तीनों बराबर के हैं। तो इनको पहचानने के लिए हमें इनको कलर करना होगा, स्टेनिंग मेथड, क्योंकि ग्रेन्यूल्स है तो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहां पर हमने एसिडिक स्टेन लिया, इसका एक नाम और होता है, इओसिनोफिल्स को हम एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स। क्यों बोल रहे हैं एसिडोफिल्स? क्योंकि एसिडिक स्टेन इओसिन से इनकी स्टेनिंग होती है। बैसोफिल्स एक बेसिक स्टेन होता है मिथाइलिन ब्लू, उससे इसकी स्टेनिंग होती है, सो इट इज कॉल्ड बैसोफिल, बेसिक स्टेन से फिलिंग हो रही है। न्यूट्रो, न्यूट्रो का मतलब है ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल। ठीक है, एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रल स्ट्रेन बनता है, उससे इसकी फिलिंग होती है, मतलब कलर होता है। उसके नाम पर, स्टेनिंग के बेस पे इनके नाम रखे गए, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, यहां पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस,
या न्यूक्लियस में 4 से लेकर के 7 तक लोब्स हो सकते हैं। यानी यहां का जो न्यूक्लियस है ना न्यूट्रोफिल्स का, पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। मॉर्फिक न्यूक्लियस है भाई। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि इसकी न्यूक्लियस में बहुरूपता पाई जाती है, 4, 5, 6, 7 तक लोब हो सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक है न्यूट्रोफिल्स का, इसीलिए हमने इसका नाम रखा पी एम, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड, PMNL, ल्यूकोसाइड। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड बोलते हैं हम किसको? न्यूट्रोफिल्स को। क्या बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स को हम? पॉलीमॉर्फो PMNL, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है, बहुरूपिया है, 4, 5, 6, 7 तक लोब हो सकते हैं, सो इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आ जाओ परसेंटेज। इन सब में सबसे क्वेश्चन इसी पर है, सबसे ज्यादा कौन सी आपको देखने को मिलेंगे? ये लगभग 60 से 65% अकेले न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अकेले सबसे ज्यादा होते हैं। अब फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे याद रखो, ये 20 से 25% होते हैं। ठीक है, जबकि मोनोसाइट की अगर बात करता हूं अप्रोक्सीमेटली 6 से 8% के आसपास होते हैं। हाँ, इयोसिनोफिल्स की बात करते हैं तो 2 से 3% के आसपास होते हैं। बेसोफिल्स की बात करते हैं तो इनके केस में आप कह सकते हो भाई 0.5 से लेकर के 1% के आसपास होते हैं। परसेंटेज ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, किडनी शेप लिख रहा हूं मैं, किडनी शेप। बायलोब्ड, ट्राइलोब्ड या एस शेप। ट्राइलोब्ड भी कह सकते हो, ट्राई लोब्ड, ट्राइलोब्ड या एस शेप, ओवल शेप। ओवल शेप, चलो ठीक है। अब बात आती है फंक्शन। भाई इसका काम क्या होता है और मोनोसाइट का काम क्या होता है? इन दोनों का काम एक ही है, कॉमन काम है, क्या? फैगोसाइटोसिस। यानी दोनों ही सेल क्या काम कर रही हैं? फैगोसाइटोसिस का काम कर रही हैं। यानी मोनोसाइट भी फैगोसिटिक सेल्स हैं और न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसिटिक सेल्स हैं। इन तीनों के काम मैं अलग समझाऊंगा अलग से। इसका काम क्या है? फैगोसाइटोसिस, इसका भी काम फैगोसाइटोसिस है। अब लिम्फोसाइट की बात करते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं और क्या काम है? इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इतने में कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? फैगोसाइटोसिस, जितनी भी मैक्रोफेज होती हैं फैगोसिटिक होती हैं सर। मैक्रोफेज एंड WBC फंक्शन तो सेम है। तो मैक्रोफेज का, अरे बेटा, सारी WBC मैक्रोफेज की तरह। मैक्रोफेज माने क्या होता है समझो। मैक्रोफेज भक्षण कोशिकाएं। अब भक्षण करने की कैपेबिलिटी बेटा उन सेल्स के पास भी होती है जो ब्लड में होती हैं, और उन सेल्स के पास भी होती है जो ब्लड के अलावा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उनमें भी होती हैं। क्योंकि ये सफाई कर्मी है बेटा। तुम देखा होगा सफाई कर्मी हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, सफाई कर्मी घर में भी मिलते हैं, सफाई कर्मी मोहल्ले में भी मिलते हैं, सफाई कर्मी बैंकों में भी मिलते हैं, सफाई कर्मी बिल्डिंगों में भी मिलते हैं, सफाई कर्मी बेटा सचिवालय में भी मिलते हैं।
हाँ, पार्लियामेंट में भी मिलते हैं। समझ रहे हो, सफाई कर्मी दुनिया की हर जगह मिलते हैं। दुनिया यहाँ क्या होगी, हमारी बॉडी, यानी हमारी बॉडी के हर पार्ट में हर जगह सफाई कर्मी है, जिनको हम फैगोसिटिक सेल्स कहते हैं। पर नाम अलग अलग है, बस इतना है कि हॉस्पिटल में मिल रहे हैं तो हॉस्पिटल के सफाई कर्मी, स्कूल में मिल रहे हैं तो स्कूल के सफाई कर्मी, ये तो अंतर है। जैसे ब्लड के सफाई कर्मी कौन कौन होते हैं, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये ब्लड में पाए जाते हैं, ब्लड के सफाई कर्मी हैं। आपके अगर लिवर की बात करूं, लिवर में कौन से सफाई कर्मी होते हैं, लिवर में होते हैं आपके कफर सेल, फैगोसिटिक सेल्स, कफर सेल। ठीक है, ऐसे ही आपके बोन में कौन से सफाई कर्मी होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, बोन में मिलने वाले सफाई कर्मी। कार्टिलेज में कॉन्ड्रोक्लास्ट। ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर मीजन ग्लियल सेल। समझ रहे हो, हाँ, आपके ऐसे बॉडी के हर पार्ट में हर जगह सफाई कर्मी है, यानी मैक्रोफेज, फैगोसिटिक सेल्स। तो ब्लड में पूछेगा तो आप क्या बताओगे ब्लड के लिए, दो आपके सामने लिखी है मैंने, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ये ब्लड में मिलने वाले फैगोसिटिक सेल्स है जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। अब बताओ कोई डाउट। कुछ भी डाउट है? अब मैं एक एक के फंक्शन कराऊंगा, लिम्फोसाइट, फिर इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एक साथ ज्यादा टाइम पढ़ाई मत करो बेटा, 2 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो, फिर 2-4 मिनट के उठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। एक साथ ज्यादा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अब आ जाओ लिम्फोसाइट। अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो 2 टाइप के होते हैं, तो आप जानते ही हो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये तो आपको सबको पता ही है, कई बार बता चुका हूं मैं। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो मैंने बताया भी था, ये 2 टाइप की होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव बी लिम्फोसाइट और इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट कौन है भाई? हम्म, जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट होती है ना, इनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। जो एंटीबॉडी बनाते हैं इनको बोलते हैं मेमोरी सेल। एक प्लाज्मा सेल्स हैं, एक मेमोरी सेल्स हैं। अगर मैं प्लाज्मा सेल्स की बात कर रहा हूं, प्लाज्मा सेल्स ये क्या काम करते हैं, प्लाज्मा सेल्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अगर मैं मेमोरी सेल की बात करता हूं, जरूरत पड़ने पर यही मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, तब एंटीबॉडी बनते हैं, ये डिफेंस में काम करते हैं, डिफेंस। ठीक है, अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट आपको शायद याद तो होगा, क्योंकि ये टी हेल्पर सेल्स भी होते हैं इसके अंदर, टी किलर सेल्स भी होते हैं इसके अंदर, टी सप्रेसर सेल्स भी होते हैं यहाँ पर, और टी मेमोरी सेल्स भी होते हैं, बिल्कुल इनकी तरह।
चारों टाइप के होते हैं। इसमें हेल्पर टी सेल, ये पूरी इम्यूनिटी कंट्रोल, ऑल इम्यूनिटी कंट्रोल ऑल इम्यून सेल्स, सारे इम्यून सेल को कंट्रोल कर रहा है वो टी हेल्पर सेल कर रहा है। किलर सेल ये मारने का काम करते हैं, ये किल करते हैं हमारी सेल को जिनमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, वायरस इन्फेक्टिव सेल्स और कैंसर सेल्स। क्योंकि अपनी सेल को मारते हैं, पर अपनी उन सेल को मारना है जो बेकार हैं, तो इनको ध्यान से काम करना होगा। तो इनको शांत करने का काम करते हैं सप्रेसर, इन किलर को सप्रेस करने का काम करते हैं सप्रेसर, ठीक है। और मेमोरी सेल इनएक्टिव होते हैं, तो इनएक्टिव फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर यही मेमोरी सेल किलर सेल में कन्वर्ट होते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर यही मेमोरी सेल किलर सेल में कन्वर्ट होकर के इनको मारने का काम करते हैं। जब एक्टिव होंगे तो इसमें कन्वर्ट होकर के इसको मारने का काम करेंगे। ये हो गए लिम्फोसाइट, सारे फंक्शन तुम्हारे सामने हैं। ये एंटीबॉडी बना करके डिफेंस कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये डायरेक्टली मार रहे हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए, सप्रेस करने के लिए ये है, और कन्वर्ट करने के लिए ये इसमें कन्वर्ट हो गए, फिर अगेन मारना चालू कर देते हैं। तो ये टोटल लिम्फोसाइट हो गए। अब बात करता हूं मैं, नोट कर लो इसको। हाँ, तभी तो एचआईवी इनमें सबसे भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हेल्पर टी सेल। तो एचआईवी टारगेट किसको करेगा जरा बताओ? एचआईवी भाई आएगा, कहेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है? ये, इसको उड़ा दो, खेल खत्म। क्योंकि यही पूरे इम्यून सेल्स को कंट्रोल करता है, अगर इसको उड़ा दिया तो खेल खत्म। यही काम करता है वो, किल कैंसर सेल, टी के एंड टी एस सेल। हाँ, टी किलर और टी सप्रेसर। सप्रेसर क्या करती है? किलर को शांत करके रखती हैं, क्योंकि किलर अगर हाइपर हो गई ना तो अपनी नॉर्मल सेल को भी मार देंगी। नहीं नहीं, मैक्रोफेज बेटा फैट्स नहीं खाते, मैक्रोफेज गंदगी को खाते हैं, स्टोर फूड को नहीं खाते हैं, ध्यान रखना। मैक्रोफेज गंदगी को खाते हैं। और वो तब खाते हैं जब तुम फास्टिंग करते हो, यानी उनको कुछ और खाने को मत दो, तो अपने आप गंदगी ढूंढ ढूंढ के खाएंगे। इसी को इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। तो कहते हैं शाम को 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, सुबह 8 बजे के बाद ही कुछ खाओ। अगर रोज आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे तो मैक्रोफेज को कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो ये रात में ढूंढना चालू कर देंगे चीजें, और जो मिलेगा पकड़ के खा जाएंगे, मतलब गंदगी। साफ सफाई होगी अच्छे से। तो नई जनरेशन में उल्टा हो रहा है, रात के 12 बजे पिज्जा ऑर्डर, रात के 2 बजे कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन ऑर्डर। भाई क्या होगा यार। चलो खैर, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट। अब बचते हैं कौन से? इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये भी देख लो। इसको एक साथ लिखाऊंगा मैं। इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इनके फंक्शन भी देख लो। अगर मैं
इयोसिनोफिल्स की बात करता हूं, इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो एंटी पैरासिटिक यानी रजिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंटी पैरासिटिक होते हैं, यानी बॉडी में अगर कोई पैरासाइट आ जाए ना, तो इन इयोसिनोफिल्स के अंदर कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उनकी वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, मार देते हैं को। तो रेसिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन यानी एंटी पैरासिटिक। एंटी पैरासिटिक। इसके अलावा अगर मैं इयोसिनोफिल्स की बात करूं ना, ये एंटी एलर्जिक भी होते हैं। एंटी एलर्जिक भी होते हैं। एंटी एलर्जिक क्यों होते हैं? ये रिलीज करते हैं, रिलीज एंटी एलर्जिक एंजाइम। नाम क्या है? हिस्टामिनेज। हिस्टा, ये क्या काम करता है? ब्रेक डाउन ऑफ हिस्टामिन। भाई हिस्टामिन जो होता है इसकी वजह से एलर्जी होती है, और इनके पास एंजाइम कौन सा होता है? हिस्टामिनेज, जो हिस्टामिन को ही तोड़ दे। तो इसी को तोड़ देगा तो एलर्जी से बचा लिया। इसीलिए कहते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। ये ऐसे कहो, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, इन्वॉल्व न करके। एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, यानी कौन सी एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, संबंध रखती हैं? इयोसिनोफिल्स, क्योंकि इनके पास एंटी एलर्जिक एक एंजाइम होता है हिस्टामिनेज, इसलिए एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित होती हैं। रिएक्शन से एलर्जी कॉज नहीं करती, एंटी एलर्जिक होती हैं। जबकि बेसोफिल्स की बात करता हूं तो बेसोफिल्स क्या रिलीज करती हैं? ये तीन चीजें रिलीज करना जानती हैं अपने अंदर से, हेपारिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हेपारिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, इन तीनों को रिलीज करने का काम होता है बेसोफिल्स का। जिसमें ये तो आप जानते ही होंगे, अगर मैं हेपारिन की बात करता हूं, ये एंटी कोएगुलेंट है। एंटी, यानी हमारी बॉडी में ब्लड को जमने से रोकने वाला। जैसे आप -20 डिग्री सेल्सियस पे चले जाओ, आपका ब्लड जमेगा नहीं। समझ, आपकी ब्लड वेसल्स इतनी छोटी छोटी होती है, उनमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा इनकी वजह से, हेपेरिन की वजह से। ठीक है, जहां पर ही ब्लड क्लॉटिंग करना हो तो वहां हेपेरिन को इनएक्टिव करना होता है, तब जाकर के ब्लड क्लॉटिंग होगी। नॉर्मल केस में एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो दो चीजें, दो क्वेश्चन आते हैं बहुत कॉमनली। एक क्वेश्चन आएगा रेसिस्ट इन्फेक्शन, इयोसिनोफिल्स। अगला क्वेश्चन आएगा एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, इयोसिनोफिल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
ठीक है, तो एंटी कोएगुलेंट होता है हिस्टामिन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है हिस्टामिन, वैसोडायलेटर, वैसोडायलेटर है, जबकि सीरोटोनिन ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर आपके ब्रोनकाई के अंदर जो अचानक से नैरो पैसेज हो जाता है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसकी वजह से हो जाता है। हिस्टामिन वैसो डायलेटर है, वेसल्स को डायलेट कर देता है, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन, सूजन। तो इन्फ्लामेशन किस वजह से होगा? हिस्टामिन की वजह से। इसलिए कहते हैं कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं? बेसोफिल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो होंगे बेटा बेसोफिल्स, क्योंकि इन्फ्लामेशन वेसोडायलेशन की वजह से होता है। ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं इयोसिनोफिल्स, या एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी शो करते हैं इयोसिनोफिल्स। अब बताओ, ये सारे फंक्शन आपके डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गए, परसेंटेज क्लियर करा दिया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे सामने हैं। अब बात करेंगे हम प्लेटिलेट्स। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, एकदम क्लियर है? यहां तक कोई बात बताओ। नहीं, कोल्ड का केस अलग है बेटा। कोल्ड के केस में क्या होता है? कम नहीं होता कोई भी। कोल्ड के केस में तो आप जानते हो वायरस, राइनो वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोट करो। ये विकास है भाई, फंक्शन बता दो। इन्फ्लामेशन मींस बेटा, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। इन्फ्लामेशन कहीं क्या तुमने आजकल तो तुम इसका मतलब कुछ देखते ही नहीं हो, किस दुनिया में हो। एक आम आदमी जानता है कि भैया ये खाना इन्फ्लामेटरी है, गेहूं इन्फ्लामेटरी है। कोई भी ऐसी चीजें मत खाओ जो इन्फ्लामेटरी हो, क्योंकि इन्फ्लामेटरी वाली चीजें आपके शरीर के अंदर कैंसर को पैदा कर सकती हैं। इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें खानी चाहिए जो सूजन को कम करे। सूजन नहीं आनी चाहिए शरीर के अंदर। सूजन मतलब इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं, समझ में आ गया होगा। यहां तक बताओ, कोई डाउट है? ठीक है, आप सारे फंक्शन क्लियर हो गए। तो कोई इयोसिनोफिल्स का फंक्शन मैंने क्लियर कराई दिया है। ठीक है, एंटी पैरासिटिक है और हिस्टामिनेज एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अरे, यहां तक कोई डाउट है? नहीं नहीं, समोसे कचौड़ी से प्रॉब्लम नहीं होती है गुलशन। कुछ नहीं, सर्विस सर का मैसेज आया था, वही देख रहा था मैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, उनका कॉल आया था तो मैंने उठाया नहीं, फिर मैंने मैसेज देख लिया। ठीक है,
तो मैं तो डायरेक्टली अपने बच्चों से ही बोल देता हूँ कि बेटा ठीक है, कल 15 अगस्त है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा फ्रेंड्स दोस्त हो, ठीक है, तो उनको अपने बैच के अंदर आप इनवाइट कर सकते हो, और तुम्हें लगता है सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। बस तुम्हें लगता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, बेकार हैं, ये सिलेक्शन इनके पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, तो स्पष्ट मना कर देना, ठीक है। तो वही सर्विस सर कह रहे थे कल 15 अगस्त है, ठीक है, तो जो ऑफर हमने इतनी रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके इतना कह के हमने जो ऑफर लेकर के आए थे, इतना बिल्कुल लोएस्ट उस पर, तो बच्चे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तभी तो वो चले पाएगा। तो मैं ठीक है, एक शॉर्ट में बना दूंगा, बट मैं मेन चीज अपने बच्चों से भी कहना चाहूंगा, जैसे वाईटी के लिए मैंने बोला था कि वाईटी पर तभी कोई टीचर अपनी प्रेजेंस दिखा पाता है जब उसके थोड़ा सा वो चीजें अलग एल्गोरिदम चलती है वहां पर, ठीक है। और बात बाकी का बैच के अंदर मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक बच्चा मतलब कंपटीशन हेल्दी माहौल बने, ठीक है। तो जो ऑफर है उसका मैक्सिमम बच्चा बेनिफिट उठा पाए, तो मैं जो भी लगता है ऐसा लगता है कि हाँ ये पेइंग कैपेसिटी नहीं है इसकी, बताना चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप बता सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, कोक कोक मत पियो, कोक बहुत डेंजरस होती है बेटा, ठीक है। जितने भी ये मीठे ड्रिंक आते हैं ना, इनको छोड़ दो बेटा। मैक्रोफेज और देखो, फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, फैगोसाइटोसिस भक्षण करने की प्रोसेस है, और कौन करता है? फैगोसिटिक सेल्स। और फैगोसिटिक सेल्स को क्या कहते हैं? मैक्रोफेज, ठीक है। अलग अलग समझना, मैक्रोफेज सेल का नाम है, वो सेल करती क्या है? फैगोसाइटोसिस करती है। किसी को पकड़ के खाना, फैगोसाइटोसिस, पकड़ के पीना, पीनोसाइटोसिस, साइटोलॉजी में पढ़ा होगा ना, पीनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस फैगोसिटिक सेल्स करते हैं। फैगोसिटिक सेल्स कौन होते हैं? मैक्रोफेज होते हैं। हाँ, मतलब मंथन 2.0 3.0 में मर्ज हो गया है, ठीक है, तभी तो बायोमोलिक्यूल अलग से करा रहे हैं हम लोग वाईटी पर कल शाम को 5 बजे, ठीक है, क्योंकि एंड डेट सबकी सेम रखनी है। तो यही दिमाग में आया कि एंड डेट सेम रखनी है, तो ऐसे से क्यों करने की जरूरत है? एनर्जी एक जगह लगा के एक तरीके सिंपल तरीके से लेके चलो ना। चलो, हाँ, इन्फिनिटी में किसी को कन्वर्ट करना है तो मैं अभी एक बार बोलूंगा, ठीक है, तो वो एक कोड जनरेट कर देंगे, आप इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो माने क्या होता है पता है? थ्रोम्बो माने क्या होता है? माइक्रोफोन, माइक्रोफेज, माइक्रोफेज नहीं, मैक्रोफेज। अरे यार, हाँ बेटा, मैक्रो, भक्षण कोशिकाएं बोलते हैं मैक्रोफेज को। चलो, थ्रोम्बो, थ्रोम्बो माने क्या होता है? क्लॉट। साइट मतलब सेल, थ्रोम्बो साइट, क्लॉटिंग सेल्स, क्या बोलते हैं इनको? प्लेटिलेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात आती है, बनती कैसे हैं? इनको बनाने वाली सेल्स क्या होती है, इनका नंबर कितना होता है, कहां मिलती हैं? तो क्या सारे जीवों में मिलती है? ना। क्या सारे जीवों में क्लॉटिंग नहीं होती? होती है, पर सबके अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। अगर मैं मैमल्स की बात करता हूं, जितने भी मैमल्स होते हैं जो मेमोरी ग्लैंड रखते हैं, ठीक है, जो बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं, वो सारे मैमल्स हैं। तो मैमल्स के अंदर तो होती हैं, पर अदर देन मैमल्स इनकी जैसी और दूसरी सेल होती हैं जिनको बोलते हैं स्पिंडल सेल, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, नंबर, कितना नंबर होता है इनका? नंबर सबसे पहले याद रखना है, नंबर ऑफ प्लेटिलेट्स। नंबर ऑफ प्लेटिलेट्स क्या होगा? नंबर ऑफ प्लेटिलेट्स की बात करता हूं तो ये लाख में होती हैं, ठीक है। कितनी? कितने लाख? 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर एम क्यू। 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर MMQ, यानी 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर MMQ। नंबर किसी का नहीं बोलोगे। कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। कैसे बनती हैं? फॉर्म्ड बाय
फ्रेगमेंटेशन ऑफ, समझना, फ्रेगमेंटेशन of formed by fragmentation of megakaryocyte cells. सर क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, ये इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक सेल है जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, मेगा कैरियो, न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, मेगा कैरियो। ये कैरियो क्या है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मेगा कैरियो, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस जिसके पास होता है उसको मेगा कैरियो बोलते हैं, और साइट मतलब सेल। इनके टुकड़े हैं, ये टुकड़े बनते जा रहे हैं, टुकड़े, ये टुकड़े बन रहे हैं, ये टुकड़े बन रहे हैं, ये टुकड़े बन रहे हैं, इट इज अ फ्रेगमेंट्स। इनके अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये होते हैं प्लेटलेट, ये है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की बात करता हूं, बताओ उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तो यहां पर है, विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। दूसरा ओवल शेप होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा हुआ होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट ये है कि भी लाइफ स्पेन क्या होती है ये पता होना चाहिए, फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, जगह है लिख देता हूं उसी में ही। लगभग 7 डेज के आसपास, 1 वीक। और फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, एनसीईआरटी ने एक लास्ट लास्ट में देखो पैरा में एक चीज लिख रखी है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिससे क्लॉटिंग नहीं हो पाती, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये और याद रखना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट का कम होना, कौन है ये, प्लेटलेट्स काउंट का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, पीनिया मतलब काउंट का कम हो जाना, इससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। इससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट है, इससे अलावा कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। नंबर क्या है, कहां मिलते हैं, कैसे बनते हैं, लाइफ स्पेन क्या है, फंक्शन क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्लॉटिंग डिसऑर्डर, न्यूक्लियस नहीं होता, ओवल शेप होते हैं, इनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा हुआ होता है, बस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर तू बता ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो भाई ब्लड से ही तो सब कुछ बॉडी में हो रहा है,
कट लगना स्वाभाविक है, हम तो इंसान है, ठीक है, ऐसा नहीं घर के अंदर बंद ही रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे, नेचर ने बड़ा अजीब सा बनाया है। तो कट लगेगा, क्लॉट करना जरूरी है, तभी तो ब्लड रुकेगा। कैसी बात कर रहा है भाई, नीड ब्लड क्लॉट। नहीं, डब्ल्यूबीसी का अगर नंबर बढ़ना ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जितनी जरूरत होते हैं उतने आपके लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, ब्लड में इनका बढ़ना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। जैसे आप शहर में रहते हो, कैंट एरिया अलग होता है, कैंट एरिया में आपके सोल्जर्स रहते हैं, तो सोल्जर्स के लिए कैंट एरिया बनाया गया है। सिविलियन एरिया के अंदर सोल्जर्स बस थोड़े बहुत दिखेंगे आपको, कभी कुछ सामान खरीदने आ रहे हैं कुछ, बस कैंट एरिया में मिलेंगे। अगर सोचो सिविलियन एरिया के अंदर आपके सारे सोल्जर्स आ गए टैंकर ले लेकर के, बंदूकें ले लेकर के, तो क्या तुम जी पाओगे? ये इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेशन है कि तुम्हारे सिविलियन एरिया में कोई, ठीक है, हाँ, मिलिटेंट आ चुका है। समझ में आ गया? आपकी बॉडी में कोई घुस चुका है, इसीलिए ये ब्लड में बढ़ते हैं, नहीं तो ब्लड में नहीं बढ़ते। ये कहते तुम अपने आराम से रहो, हम अपने, ठीक है, कैंट एरिया में अच्छे से रहते हैं। हाँ, अभी बताऊंगा ना, क्लॉटिंग क्लॉटिंग कराया कहाँ है मैंने, अभी क्लॉटिंग तो कराना स्टार्ट करूंगा। हाँ, बी लिम्फोसाइट ही तो डिवाइड करते हैं प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स के अंदर। गुलशन बेटा तू डाउट है, लिखा कर सीधे, क्या बात है, बस लिखने से काम नहीं बनेगा, पूरी बात लिखा करो उसके अंदर। हाँ, तभी डॉक्टर कहते हैं बेटा कि अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है तो ठीक नहीं है। हाँ, कोई इन्फेक्शन है। एनसीईआरटी पर आ रहा हूं मैं अभी। सारे टेस्ट एक साथ एक कंबाइंड टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है, 720 नंबर जैसा होता है आपका। सर मैक्रोफेज सेल ब्लड वेसल्स में रहते हैं, तो फिर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को डाइजेस्ट। अरे गुलशन बेटा तू कहाँ क्या करता है? गुलशन लिख रहा है कि सर मैक्रोफेज तो आपके ब्लड में रहते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो रहा है ना, इसको खा क्यों नहीं लेते? वो कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते, कोलेस्ट्रॉल तुम खाते हो, ठीक है, वो खाते हैं डेड सेल। समझ रहे हो? हाँ, डेड सेल, या उन सेल को जो आप पहुंचा सकती हैं, कैंसर सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल, इनको खाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते। समझे? हाँ, सीरोटोनिन एस्थमा में रूल होता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, बिल्कुल, क्योंकि सीरोटोनिन का काम ही है सीरोटोनिन कॉन्ट्रैक्शन कराना। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में स्मूथ मसल्स होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करा देता है बस, तो नैरो पैसेज नैरो हो जाता है, सिंपल सी बात है, तभी तो एलर्जी होती है। अब तुम डाउट ही पूछ लो सारे, ठीक है, मत पढ़ो, आज पढ़ो मत, डाउट पूछो। जब मैं एक एक चीज क्लियर करके करा रहा हूं तब तुम कह रहे हो डाउट। CD4 रिसेप्टर तुमसे कितने कहा अब CD4 रिसेप्टर पढ़ने? CD4 रिसेप्टर मैंने चलो उस सिस्टम में करा दिए थे वहां पर, ठीक है, CD4 रिसेप्टर क्लस्टर डिफरेंशिएटेड फोर मॉलिक्यूल, लोगों को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी CD4 रिसेप्टर की। हाँ, उनकी जरूरत नहीं है CD4 रिसेप्टर की। अब आ जाओ, क्लॉट एंड कोएगुलेंट आर, देखो, एक होता है थ्रोम्बस, एक होता है क्लॉट। थ्रोम्बस बॉडी के अंदर अगर क्लॉट या कोएगुलेशन होता है, एक ही बात है, क्लॉट कोएगुलेशन बॉडी के अंदर होता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और बाहर होता है इसको बोलते हैं क्लॉटिंग। समझ रहे हो? ब्रेन हैमरेज हमेशा इंटरनल क्लॉटिंग या थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से होता है। चलो, अब आ जाओ। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आएगा, तीनों के पूछे जाएंगे, तो पहचान में आना चाहिए आरबीसी कैसे हैं, प्लेटलेट्स कैसे हैं। इयोसिनोफिल्स के अंदर हेडफोन जैसा न्यूक्लियस होगा, हेडफोन जैसा न्यूक्लियस होगा, समझ जाना इयोसिनोफिल्स की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ बेसोफिल्स के अंदर देखो एस शेप न्यूक्लियस है, डॉट दिख रहे हैं पर ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। ये मल्टीलोब न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूट्रोफिल्स है। किडनी शेप दिख रहा है, मोनोसाइट है। यहाँ पर भाई टी लिम्फोसाइट में थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस होगा, और बी लिम्फोसाइट में थोड़ा छोटा न्यूक्लियस होगा, बस ऐसे याद रखना। नंबर मत भूल जाना, नंबर नंबर पे क्वेश्चन आएगा।
नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा नंबर होता है आरबीसी का, सबसे ज्यादा आरबीसी। आरबीसी के बाद होता है प्लेटिलेट्स, और प्लेटिलेट्स के बाद होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, अब डब्ल्यूबीसी में बात करता हूं। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स, शॉर्ट में लिखूंगा। फिर न्यूट्रोफिल्स के बाद किसका होता है? मोनोसाइट, नहीं, लिम्फोसाइट। फिर किसका होता है? मोनोसाइट। फिर किसका होता है? इयोसिनोफिल्स, ये टिप्स पर होना चाहिए। फिर किसका होता है? बैसोफिल्स। अब आ जाओ नंबर पर। आरबीसी कितना होगा? लगभग 5.5 मिलियन। प्लेटलेट्स कितने होंगे? 1.5 से 3.5 लाख। डब्ल्यूबीसी कितने होंगे? 7,000 के आसपास पर MMQ। ठीक है जी, पर MMQ है सारे के सारे। न्यूट्रोफिल्स कितने होंगे सबसे ज्यादा? 60 से 65%। लिम्फोसाइट कितने होंगे? 20 से 25%। मोनोसाइट कितने होंगे? 6 से 8%। इयोसिनोफिल्स 2 से 3%। बैसोफिल्स कितने होंगे? 0.5 से 1%। ये तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% कह रहा हूं मैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसके बाद एनसीईआरटी करा दूंगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बाद। डाउट, सेरोटोनिन से ब्रोनकाई को कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं सर? सेरोटोनिन की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन। सेरोटोनिन की प्रॉपर्टी है, क्यों करते नहीं है? एस्थमा के केस में सेरोटोनिन ब्रोनकाई को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे ये सेरोटोनिन का काम क्या होता है? जब भी इमरजेंसी होती है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस करना होता है, वाटर एवेपोरेशन को रोकना होता है, या किसी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कराना होता है, तब सेरोटोनिन अपना काम करता है। पर यहां पर अगर हाइपर हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। बस वो हाइपर वाला केस है एक। आई या नहीं आई? हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन तो कराने हैं, चलो हो तो जाएंगे। चलो पहले मैं क्लॉटिंग करा दूं। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन या क्लॉटिंग एक ही बात होती है। मान लो ये ब्लड वेसल्स है, मान लो ये ब्लड वेसल्स है। मैं अक्सर कर डायग्राम ऐसे ही बनाता हूँ, एक ब्लड वेसल्स बना देता हूँ मैं, थोड़ा समझाने के लिए अच्छा लगता है मुझे ये ऐसे ऐसे। मान लो ये आपके टिश्यू हैं, ब्लड वेसल्स है, इसमें इंजरी हो गई। इंजरी होने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ये आप जानते हो। जब कोई इंजरी होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंजर टिश्यू। इंजर टिश्यू क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर टिश्यू क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज।
अब आ जाओ, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या होगा? इस थ्रोम्बोप्लास्टिन से जो भी ब्लड में प्लेटिलेट्स रोटेट कर रहे थे, घूम रहे थे, निकल रहे थे, जा रहे थे, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेगा कि भैया रुक जाओ, तुम्हारी जरूरत है, यहां पर एक्यूमुलेट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसकी जरूरत है। तो इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के से क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटिलेट्स। बस प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। और प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगे? अब प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगे जरा बताओ भाई। यहां थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर टिश्यू से रिलीज हो रहा है, तो प्लेटलेट से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन ही रिलीज होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन ही रिलीज होगा। ठीक है, फाइनली ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, पर उस एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम कैल्शियम आयन काम करेंगे। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक आइंस होते हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिना आइंस के तो पॉसिबल ही नहीं आगे की प्रोसेस। कौन से आइंस? कैल्शियम आयन, विच एक्ट एज कोफैक्टर, ये एंजाइम में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में सारा ही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स? प्रोथोनेस या थ्रोम्बोकाइनेज, या थ्रोम्बोकाइनेज ही बोल सकते हो। प्रोथोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोथोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज किसके थ्रो कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम का मतलब है कई इंटरमीडिएट इसमें होते हैं। जैसे मानो कि भाई ये C1 है, ये C2 को एक्टिव करेगा, ये C3 को एक्टिव करेगा, ये C4 को एक्टिव करेगा, एक भी गायब हो गया ना तो अगली प्रोसेस ही नहीं होगी। यानी हर रिएक्शन का प्रोडक्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, उसको कैस्केड कहते हैं। कैस्केड सिस्टम क्रमबद्ध तरीके से होने वाला सिस्टम, 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसमें कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में ही थ्रोम्बोप्लास्टिन इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। अब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या काम करेगा? अब आ जाओ, प्रोथोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। ये प्रोथोम्बिनेज जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये एक काम क्या करेगा? इनएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन, इन एक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन। कहां पर? जहां पर क्लॉटिंग करानी है वहां पर, पूरी बॉडी में पॉसिबल नहीं है, जहां पर क्लॉटिंग करानी है, इन क्लॉटिंग एरिया, इन क्लॉटिंग एरिया। अब अगला क्या काम करेगा? और क्या काम करता है? प्रोथोम्बिन, सॉरी प्रोथोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। अब आपका यहां लिवर है, लिवर तो जानते हो, लिवर मतलब जिगर, लिवर मतलब जिगर। ठीक है, लिवर आपके ब्लड में एक प्रोटीन को रिलीज करता है, नाम ही क्या है? प्रोथोम्बिन। ये रिलीज करता है ब्लड में एक प्रोटीन को, रिलीज।
प्रोथ्रोम्बिन। एक्टिव इनएक्टिव, इनएक्टिव। सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, ध्यान रखना। बस इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। कौन काम करेगा, कौन कन्वर्ट करेगा, यही यही जिसको हमने एक्टिव किया है, जगाया है। भाई अब तेरी बारी, अब तू इस प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड में पड़ी थी इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिव कर। तो प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। कार्बन नहीं थी लीवर के अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। थ्रोम्बिन एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव। बस एक बार थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया ना, तो ये अगला अगला प्रोटीन होता है फिब्रिनोजन। ये भी लिवर में बन रहा है, मैंने कहा ब्लड प्रोटीन लिवर में ही बनते हैं। फिब्रिनो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन लिवर में बनते हैं। फिब्रिनोजन ये भी एक्टिव होगा, इनएक्टिव। भाई ओजन लगा हुआ है, इनएक्टिव। प्रो लगा हुआ है, इनएक्टिव। इनएक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं, इनएक्टिव होगा। बस इसको एक्टिव करने के लिए हमें कौन चाहिए भाई, कैस्केड सिस्टम है ना। ये एक्टिव हो गया, ये इसको एक्टिव करेगा, ये इसको एक्टिव करेगा, थ्रोम्बिन। और फिब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फिब्रिन। और जो फिब्रिन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इट इज अ इनसॉल्युबल फाइबर। फिब्रिन जो होते हैं ना, ये इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, ऐसे 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 जाल बना देते हैं। ये इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जाल बना देते हैं ऐसे ऐसे। ये एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म। ठीक है, इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, जाल बना दिया इन्होंने तो, इनसॉल्युबल फाइबर ने तो। इनसॉल्युबल फाइबर ने जाल बना दिया। इस जाल के अंदर बचे हुए सारे मतलब क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो गए ना। अब जो ब्लड की डेड सेल्स होती हैं एटसेट्रा, जो भी ब्लड की फालतू चीजें होंगी, वो इस जाल को भर देंगी। और इसके बाद एक येलो कलर का सब्सटेंस रह जाएगा, यहां पर येलो येलो सब्सटेंस रह जाएगा। भाई सारी चीजें यूज होने के बाद, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के यूज होने के बाद क्या बचता है, येलो येलो सीरम, सीरम बचेगा। और ये बन गया सॉफ्ट क्लॉट। सॉफ्ट क्लॉट। और जो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, हार्ड क्लॉट। इस तरीके से क्लॉटिंग होती है। इसमें हर प्रोडक्ट अगली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। आपसे कहा जाए फिब्रिन को एक्टिव कौन करता है, ठीक है, आप बोलोगे थ्रोमिन। थ्रोमिन को एक्टिव कौन करता है, आप बोलोगे, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज। किस में कन्वर्जन भाई, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, तब जाल बनता है। सिंपल फॉर्म में बताऊं तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। भाई इंजरी हुई तो इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटिलेट्स के लिए काम करेगा। प्लेटिलेट्स से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, कैल्शियम से मिलकर के ये इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देगा। एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होते ही ये हेपारिन को इनएक्टिव करेगा, और लिवर से निकलने वाली प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, हो गया सॉफ्ट क्लॉट, ईयर के कॉन्टेक्ट में आके हार्ड क्लॉट। यानी इस प्रोसेस के अंदर इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स। इसी को बोलते हैं हम कैस्केड सिस्टम, जिसमें ईच प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर नेक्स्ट रिएक्शन। समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं हम कैस्केड सिस्टम। टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं यहाँ पर, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग रिएक्शन। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जबरदस्त वाले, पर उससे पहले एनसीईआरटी आएगी। अब मुझे बताओ,
यहां तक कोई डाउट? कैस्केड सिस्टम में 13 स्टेप। यस, पूरा क्लॉटिंग मैकेनिज्म ही कैस्केड सिस्टम है। यस, पूरा क्लॉटिंग मैकेनिज्म ही कैस्केड सिस्टम है। हाँ, प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आ जाओ, पहले एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर नोट्स तुम्हारे अपलोड कर दूंगा, उससे लिख लेना। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज, ये तो करा चुका हूं। डब्ल्यूबीसी तो खैर सिंपल है, ये तो मैं करा चुका हूं। डेट तो पूरी एनसीईआरटी ही कराई है मैंने। ये भी एनसीईआरटी यहां से कराता हूं, क्लॉटिंग वाला। एक बार देख लो। यू नाउ दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, ठीक है, या मतलब आप उसको अपने हिसाब से कट कर लो। योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि यूजली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, भाई रुक जाएगा ब्लड। ठीक है, अब आ जाओ। डू यू नाउ वाई ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग? ब्लड का क्या होता है यहां पर? कोएगुलेशन होता है, क्लॉटिंग होता है, इन रिस्पॉन्स टू इंजरी या ट्रोमा। ठीक है, जो इंजरी होती है या ट्रोमा, ट्रोमा सेंटर होते हैं या इंजरी सेंटर जिन्हें कहते हैं। दिस इज, ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of, scum मतलब एक क्लॉट है, कट और इंजरी के साइड पर जो बन जाता है। इट इज अ क्लॉट या कोएगुलम। क्लॉट या कोएगुलम एक ही बात होती है। मेनली क्या, इट इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जिनको हम फिब्रिन बोलते हैं। उसका एक नेटवर्क है जिसके अंदर फिब्रिन इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप। डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट इन सेल्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं। फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। भाई फिब्रिन किससे बनता है? फिब्रिनोजन से बनता है। ठीक है, और कौन बनाता है? एंजाइम फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। भाई प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को, फिर उल्टा चल रहे हैं, पीछे से आगे चल रहे हैं इसमें। थ्रोम्बिन कैसे बनता है? भाई थ्रोम्बिन इन टर्न टू फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। एंड प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कौन बनाता है? इसको बनाता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, एवोप्रेशन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। इस सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन को ही हम बोलते हैं कैस्केड सिस्टम। इसी को कैस्केड सिस्टम बोलते हैं। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर, विच 13 फैक्टर होते हैं, प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। क्योंकि जितने फैक्टर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एंड इंजरी और ट्रोमा, ठीक है, स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो इनिशिएट कोएगुलम। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात चल रही है। और लास्ट में कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। फिनिश। अब क्वेश्चन देखते हैं तुम कितने लगा पाते हो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये कौन है ये? चलो, हाँ बेटा, मस्त सेल अलग होती हैं, यहाँ पर बेसोफिल्स हैं। इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, अगले संडे को टेस्ट होगा तुम्हारा। बच्चा क्या लिख रहा है? सर जी मेगा कैरियोसाइट बनाएं या ब्लड कैपिलरी डायग्राम में? दिस चैट इज बिटवीन यू एंड टीचर ओनली। हाँ, चैट हमारे और तुम्हारे बीच में ही है, प्राइवेट कर रखी है चैट मैंने इसलिए। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने, जरा दो इसका रिस्पॉन्स यार। ठीक है, अ मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल लैक अ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
डायरेक्ट लॉजिकल फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। भाई क्यों है, तो मैक्सिमम बच्चे बी लगा रहे हैं। बी क्यों लगा रहे हैं? इट जनरेट ऑल इट्स एटीपी बाय एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड डज नॉट कंज्यूम एनी ऑफ द ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। जिससे कि ये अलग, ये दुष्ट लोग कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लें, इसलिए बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। बताओ विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर कंसीडर करेक्ट। करेक्ट पूछे, कितने स्टेटमेंट करेक्ट होंगे इसके अंदर? यस, डी ऑल, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तीनों ही करेक्ट हैं। In a healthy adult human, which of the following is the correct decreasing order of different white blood cells based on their परसेंटेज? भाई परसेंटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले क्या आएंगी? न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स यहां दे रखी हैं, पहले यहां दे रखी है, यानी ए और सी में से एक है, ए और सी में से एक है। तो मोनोसाइट तो आएगा नहीं, लिम्फो आएगा, मोनो आएगा, ईयू आएगा, बेसो आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। Which of the following statement correctly identify the function of blood protein involved in coagulation? बताओ इसको जल्दी, सब नए क्वेश्चंस हैं। हेपेरिन कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन टू फॉर्म क्लॉट। गलत। प्रोथ्रोम्बिन इज सिंथेसाइज्ड इन लंग्स एंड एक्ट एज एक्टिव एंजाइम। नो। थ्रोम्बिन एक्ट एज एंजाइम टू कन्वर्ट soluble fibrinogen into insoluble fibrin। बिल्कुल सही। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन का काम होता है कि soluble फिब्रिनोजन को insoluble फिब्रिन में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिब्रिनोजन इज अ एक्टिव। गलत हो गया, सी ऑप्शन आएगा। जो सी लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। ब्लड सीरम लैक द एबिलिटी टू क्लॉट। Which of the following is the most accurate biochemical reason for this? भाई ब्लड सीरम के पास क्लॉटिंग एबिलिटी, लैक द एबिलिटी टू क्लॉट। सीरम के पास क्लॉटिंग एबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। सीरम इज प्लाज्मा फ्रॉम विच फिब्रिनोजन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड। यस, सी आएगा। सी जो लगा रहे हैं बिल्कुल सी लगा रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। ये तो कर ही लोगे, फॉलोइंग इंजरी। ठीक है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस बताओ। कैस्केड की सीक्वेंस क्या होगी? पहले क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, पहले ही आएगा, फर्स्ट आना चाहिए ए। फिब्रिनोजन नहीं आएगा, ए आएगा। अब पेशेंट ब्लड टेस्ट, जरा बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे मतलब का है। यस, कैल्शियम आयन। भाई कोफैक्टर का काम कौन कर रहा है? ठीक है, कोफैक्टर, इसको एक्टिव करने के लिए कैल्शियम आयन एक्ट एज कोफैक्टर। लिवर कायरोसिस कैन, भाई किसी का लिवर कायरोसिस हो गया है, बताओ क्या दिक्कत आएगी उसको? लिवर कायरोसिस होने का मतलब है अब उसका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। लिवर फाइब्रोसिस हो गया, उसके बाद कायरोसिस। तो द लिवर सिंथेसाइज की क्लॉटिंग फैक्टर लाइक प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, इसमें दिक्कत आएगी, डी ऑप्शन आएगा। भाई क्लॉटिंग की बात चल रही है तो डी ऑप्शन आएगा। तो लिवर कायरोसिस खतरनाक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ढूंढो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ये क्वेश्चन करने सबको है, लेकिन सबको करने हैं। क्यों? क्योंकि इनसे तुम्हारा नीट में स्टार्टिंग में लॉजिकल
कराया करूंगा, और बाद में नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो आते हैं वो कराया करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं थर्सडे को। क्लॉटिंग तक मैंने करा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। ब्लड ग्रुप मैं कराऊंगा, तो इतना पूरा तैयारी से करके आओगे, नीट एडवांस के पूरे क्वेश्चन लगा के आओगे, ये ध्यान रखना। तो नीट एडवांस के क्वेश्चन आज आप लगा पाओगे, आज तो तुम बहुत अच्छे से लगा लोगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा दोगे। कितने क्वेश्चन लगा दोगे मैं बता देता हूँ नीट एडवांस के आप। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की भी लगा लोगे, बहुत बढ़िया। यानी आप 51 क्वेश्चन लगा सकते हो, 51 क्वेश्चन, यानी 50-51 क्वेश्चन आपको लगाने हैं यहां से। ब्लड ग्रुप वाले छोड़ देना, ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन छोड़ करके आप 51 क्वेश्चन टोटल हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप वाले छोड़ देना क्योंकि वो पार्ट मुझे रह गया, बाद बाकी का आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो नीट एडवांस क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। इस सब का रिवीजन करना और एक बार एनसीईआरटी खुद पढ़नी है। बात बाकी है, कल शाम को 5 बजे हम मिल रहे हैं बायोमोलिक्यूल के साथ। जबरदस्त तरीके से मैं रिवाइज कराऊंगा, बेसिक से कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, और बढ़िया तरीके से कराऊंगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। अपडेट करने वाला कोड मैं अभी बोलता हूं मैं।